एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका 2 वीडियो पार्ट्स के अंदर आएगा। आज जो इसका फर्स्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की टाइप्स का ओवरव्यू लेंगे और डिटेल में हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। और जो रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम इस चैप्टर का जो सेकेंड वीडियो आएगा उसके अंदर कवर अप कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट, सबसे पहले हम मीनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का वो डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? अगर मैं बात करूँ, प्रीवियस चैप्टर हमने कौन सा किया था? ऑर्गेनाइजिंग किया था। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। दैट मीन्स कि व्हाट वी हैव डन इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, हमने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या करा था? क्या करा था? याद करिए। हमने ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को, एलिमेंट्स को क्या किया था? ऑर्गेनाइज किया था। इनका हारमोनियस एडजस्टमेंट किया था। एडजस्टमेंट करने के बाद एक ढांचा बन गया होगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया होगा और वो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर? तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये रिलेशनशिप जो डिफरेंट पर्सन्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं? वेरियस पोस्ट को क्रिएट करते हैं। वो पोस्ट का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है, ऑब्जेक्टिव्स की अटेनमेंट करनी है, वो हम उन एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कर पाएँ? कवर अप कर पाएँ। जो भी पर्सन्स उन पोस्ट के ऊपर स्टाफिंग के अंदर रिक्रूट होंगे, वो पर्सन की हेल्प से जो भी हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, उनको हम परफॉर्म कर पाएँ ताकि हमारा जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है, एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव है, वो अटेन हो सके। जो भी रिलेशंस हैं डिफरेंट पर्सन्स के अंदर, ठीक है, उसको इस्टेब्लिश करना, वो डिटर्मिन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। बेसिकली अगर मैं बताऊं, जो मेन पर्पस है इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने का, वो क्या है कि ये पता लग सके कौन सा बंदा किसका सुपीरियर है और उसके अंदर कौन से सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। क्लियर हो गया? स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर डेफिनेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू हर्ले एंड अकॉर्डिंग टू विलियम्स एच न्यूमैन की। तो सबसे पहले हर्ले की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि हर्ले ने क्या बोला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। तो हर्ले इज सेइंग दैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर द पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप among the various positions in a firm and among the various people occupying the position। तो हर्ले कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या है? ये पैटर्न्स बताता है, पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप among the various position in a firm। पैटर्न का क्या मतलब है कि किस तरह का ढांचा है, या आपने देखा होगा कि जैसे आप कपड़े वगैरह लेते हैं तो सूट्स पे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स होती हैं। तो पैटर्न क्या है? रिलेशनशिप का। लोगों, जो भी वेरियस पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट की गई है, उनके बीच में किस तरह की डिज़ाइनिंग है, ठीक है। एंड अमंग द पीपल, पोजीशंस के बीच में और लोगों के बीच में जो उन पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर इसको भी हम इसका भी एक वन वर्ड निकाले तो यही कहता है कि रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना पोजीशंस और लोगों के बीच में। हर्ले ने ये बोला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में। अगर बात की जाए विलियम एच न्यूमैन की, तो वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में? तो ही सेइंग दैट कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस चीज़ में डील करता है? विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट इन एन
इंटरप्राइज। पूरे इंटरप्राइज, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट है, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अरेंजमेंट मेंटेन किया गया है, तो वो कौन बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइजिंग की गई है, किस तरह से हारमोनियस एडजस्टमेंट की गई है। तो विलियम एच न्यूमैन इस बारे में कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 4 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चे, यहाँ पर हम आगे जो बात करेंगे वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है? इट रेफर्स टू द डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप थ्रू विच अथॉरिटी मूव्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। बच्चे, ये किस तरह का पैटर्न है कि इसके अंदर एक वर्टिकल रिलेशनशिप क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है। वर्टिकल क्या होता है? आपने कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, है ना। तो मतलब कॉलम्स हमारे वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल मीन्स टॉप टू बॉटम। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है? टॉप टू बॉटम वाला है। इसके अंदर जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं और जो अथॉरिटी मूव होती है वो कैसे मूव होती है? ऊपर से नीचे। क्लियर हो गया? जैसे सुपीरियर हो गया, उसके नीचे एक सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे फर्दर जैसे वर्कर्स वगैरह हो गए। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। This is the simplest and the oldest method of organization structure which is called by many names. और ये बहुत सिंपल और एक पुराना मेथड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्या क्या नाम बताए गए हैं? इसको हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और आइडियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? Next comes the what are the various characteristics of line organization. लाइन ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब हम वो करेंगे। सबसे पहले है कि इसके अंदर जो ऑर्डर मूव होता है, कहाँ से मूव होता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन, ऊपर से नीचे चलता है। सेकेंड इज कंप्लेंट्स एंड सजेशंस मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट लाइन। अब सपोज किसी को कोई कंप्लेंट है या सजेशन देना है तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, दैट मीन्स लोअर अथॉरिटीज़ को ही होगा, तो वो क्या करेंगे? टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाएंगे। एक स्केलर रूट फॉलो किया जाएगा कंप्लेंट्स को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। एवरी एम्प्लॉय रिसीव्स हिज ऑर्डर फ्रॉम हिज नियरेस्ट सुपीरियर, और जो हर एम्प्लॉय है उसे जो भी उसका नियरेस्ट सुपीरियर होगा तो उससे उसको ऑर्डर्स मिलेंगे। और जो हर एम्प्लॉय है वो अकाउंटेबल और आंसरेबल भी किसको होगा? जो भी उसका नियरेस्ट सुपीरियर होगा। एवरी सुपीरियर हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, और हर सुपीरियर के पास क्या होंगे? लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होंगे। वाई दे हैव, ताकि वो अच्छे से स्पैन, हमने ऑर्गेनाइजिंग में भी एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो वो यही कहता है कि एक बंदे के पास उतने ही बंदे उसके अंडर होने चाहिए जिनके ऊपर वो अच्छे से कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट कम्स दी अथॉरिटीज कंसंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ऑफिसर, और जो अथॉरिटी है वो किसके पास होगी? जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं उनके हाथों में अथॉरिटी होगी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिजनेस के सक्सेसफुल होने की और फेलियर होने की, वो किसके हाथों में लाई करेगी? टॉप लेवल ऑफिसर्स के पास ही होगी। अगर तो सक्सेसफुली कोई टास्क परफॉर्म करेंगे उसका क्रेडिट भी किसको मिलेगा? टॉप लेवल ऑफिसर को। और अगर सपोज कुछ फेलियर कंडक्ट हो जाता है तो वो फेलियर का जो सारे का सारा, आप कह लीजिए, फेलियर का भी जिम्मेदारी किसकी होगी? हमारे टॉप लेवल ऑफिसर की ही होगी। क्लियर हो गया? Students, here we are provided with 2 types of line organization. Line organizations जो है वो further 2 parts में divided है. First one is pure line organization और second one is our departmental line organization. अगर बात की जाए pure line organization की, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको यहीं पर क्लियर कर देती हूँ प्योर लाइन और डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशंस होते क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन की, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस फॉर्म और डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकम्स नेसेसरी ओनली व्हेन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द सेम लेवल हैपन्स टू बी सिमिलर।
For example, if an enterprise produces a particular product, the top level officers will be the journal. अब स्टूडेंट्स प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कहाँ पर लगता है, जहाँ पर जो सभी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी सिमिलर नेचर की हैं और वो सेम लेवल के ऊपर ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्योर लाइन हमारा आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हो गया जनरल मैनेजर की बात की जाए। ठीक है, जनरल मैनेजर है, उसके नीचे सपोज प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये तो टॉप अथॉरिटी तो एक तो होएगी, एक आधी टॉप अथॉरिटी तो होगी, जैसे जनरल मैनेजर है। सपोज इनका काम क्या है कि इनको सिर्फ प्रोडक्ट को, एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है बस, और कोई काम नहीं है। तो वो उन्होंने इसी के बेसिस पर क्या कर दिया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। जैसे जनरल मैनेजर है, उनके नीचे कौन सा आ गया, प्रोडक्ट मैनेजर आ गया। ठीक है, मैं दोबारा से स्टूडेंट्स बना रही हूँ, ये देखिए जैसे आ गया ये जनरल मैनेजर। ठीक है, इसके नीचे आ गया हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, यहीं से ऑर्डर्स मिलेंगे। सपोज़ पहले अगर सपोज़ अगर थोड़ा सा काम ज़्यादा तो उन्होंने 2 फोरमैन्स रख लिए अंडर यहाँ पर। ठीक है, और मतलब एक ही प्योर लाइन का मतलब है कि सिर्फ एक ही लेवल के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड। सपोज़ काम ही एक है, काम क्या है, प्रोडक्शन का ही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, तो उसी के बेसिस पर मैंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बना दिया। जैसे पहले जनरल मैनेजर, फिर प्रोडक्शन मैनेजर, इसके अंदर 2 फोरमैन्स आ गए। ठीक है, फोरमैन के अंदर, इसके अंदर भी 3 वर्कमैन लगा लो, इसके अंदर भी 3 क्या हो गए, वर्कर्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर भी 3 वर्कर्स हो गए। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होगा, हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर हमारा जो स्केल ऑफ बिजनेस भी थोड़ा बढ़ गया होगा और हमारे पास मतलब कि हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमें क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पर हमारा बिजनेस कैसा होगा, मल्टीटास्किंग होगा। वहाँ पर हम कौन सा अपना लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर देखो जनरल मैनेजर हो गया, अब इसके नीचे हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिया। डिपार्टमेंटल लाइन का मतलब ही क्या है कि डिपार्टमेंट के बेसिस पर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बनाया, स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, फिर पर्सनेल या जिसको हम HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। अब इसके नीचे भी सुप्रीडेंट हो गया, इसके नीचे भी सुप्रीडेंट, इसके नीचे भी सुप्रीडेंट, इसके नीचे भी सुप्रीडेंट। क्लियर हो गया। सुप्रीडेंट्स के अंडर हम फर्दर और डिवीजन कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे भी क्या हो गया, फोरमैन्स आ गए, इसके नीचे भी फोरमैन आ गए, इसके नीचे भी फोरमैन्स आ गए, इसके नीचे भी फोरमैन्स आ गए। फोरमैन के नीचे भी फर्दर क्या हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एक हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट यही है, इजी टू इस्टेब्लिश। जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये सिंपल भी है और वर्कर्स इसको इजीली समझ भी सकते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि सुपीरियर होगा, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जो भी कमांड देगा या आप कह लीजिए कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन देगा वो एक अपने जो अंडर जो सबऑर्डिनेट्स है उनको देगा। ऐसा नहीं है कि एक सबऑर्डिनेट को 10 जगह से कमांड मिल रही है, नहीं। हमने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हर सबऑर्डिनेट का एक नियरेस्ट क्या बनाया गया है, सुपीरियर बनाया गया है। इसके अंदर प्रॉपर क्लियर एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, प्रॉपर इसके अंदर क्या है, डिवीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शंस क्या हैं, स्पीडी होंगे। क्यों, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर all the decisions can easily be taken because generally one person has to take decision and he fully knows his authority and responsibility। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका डिसीजंस हैं वो क्या होंगे, इजीली लिए जाएंगे। वाई इजीली, क्योंकि एक ही पर्सन होगा जो डिसीजन लेगा और उसे फुली पता है क्या उसकी अथॉरिटी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन।
बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ वन मैन ओवर द वर्किंग। आप देख ही लीजिए कि हर ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक सुपीरियर की नज़र है। तो सुपीरियर की नज़र है, अगर किसी भी तरह की गड़बड़ होती भी है सबऑर्डिनेट्स के काम में, तो सुपीरियर कोशिश करेगा कि वहीं पर वो काम क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको साथ के साथ क्या कर लिया जाए, सॉर्ट आउट कर लिया जाए। इसलिए यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन भी इस्टेब्लिश रहता है। नेक्स्ट इज़ इजी टू फाइंड डिफ़ॉल्टर। यहाँ पर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लियरली डिफाइंड है। तो डिफ़ॉल्टर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको पनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी इजीली चेंज्ड इन केस, जब भी हमने बिजनेस को बढ़ाना है तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम चेंजेस को इजीली एब्जॉर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल सिस्टम भी बोला गया है। लेस एक्सपेंसिव फॉर्म। अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, इसके अंदर जो खर्चा आता है पूरा इस्टेब्लिशमेंट का, वो क्या आता है, कम आता है। ठीक है। मोर चांसेस ऑफ डेवलपमेंट। एवरी एम्प्लॉय इज़ गिवन सम अथॉरिटी। हर एम्प्लॉय को कुछ एक अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि वो अपना काम अच्छे से सेंसिबल मैनर में कंप्लीट कर सके। सो दे परफॉर्म। और वो अपना जो काम है वो कैसे काम परफॉर्म करते हैं, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ, प्रॉपर हार्डवर्क के साथ। इसकी वजह से उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट कम्स द क्विक सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एवरी एम्प्लॉई हैज़ अ डायरेक्ट कंटैक्ट विद हिज ऑफिसर एंड देयरफॉर हर एम्प्लॉई का अपने ऑफिसर के साथ क्या होता है, डायरेक्ट कंटैक्ट होता है। देयरफॉर in the face of any problem he can contact his officer and find out the solution quickly। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी बताया था कि हर सबऑर्डिनेट का नियरेस्ट सुपीरियर उसका हेड होगा। इन केस ही और शी इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो वो उससे कंटैक्ट कर सकते हैं और क्विकली उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये तो थे कुछ एक मेरिट्स। अगर किसी चीज़ के मेरिट्स होते हैं उसके डीमेरिट्स भी होते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्स ऑफ डीमेरिट्स, दैट मीन्स डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स आप कह लीजिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। तो सबसे पहले है ओवरलोडिंग ऑफ की मैन। की मैन हो गया जिसने फर्दर आगे डेलीगेट करना है। सपोज हायर अथॉरिटीज़ ने जर्नल मैनेजर को बोल दिया कि भाई ये काम हो जाना चाहिए, इस मंथ के आखिर में ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। वो यही सारा फर्दर आगे डिवाइड करेगा काम को, तो वो ओवरलोड हो जाएगा, उसके ऊपर फर्दर जूनियर से काम कराने का प्रेशर भी है और हायर अथॉरिटीज़ का प्रेशर भी है। इस वजह से जो की मैन होगा वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, तो की मैन क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द लैक ऑफ स्पेशलिटी। एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैज़ टू मेक प्लान्स फॉर हिज डिपार्टमेंट एंड गेट देम इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो। Apart from this, there are many complexities of business which have to be looked after. Such a person whose attention is divided can never be an expert in any field. Students, यहाँ पर भी सपोज आप एग्जांपल लेकर चलो कि मैनेजर की ही बात करते हैं। मैनेजर को टॉप मोस्ट जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी बोल दिया है कि इतना काम हो जाना चाहिए इस मंथ के आखिर में। फर्दर उसके पास प्रेशर होगा कि वो फर्दर काम को डेलीगेट करेगा कि सबऑर्डिनेट से वो सारे का सारा काम करवाना है। तो उसको कई तरह के काम करने पड़ेंगे एक साथ। अब आपको पता ही है कि हम स्पेशलाइजेशन सिर्फ एक फील्ड में अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सभी फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड हो सकें। तो इसी वजह से बोला गया है कि जो की मैन ही है आपकी या कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी सुपीरियर है, तो उसकी स्पेशलिटी कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएगा, वो कभी भी किसी भी फील्ड में एक्सेल नहीं हो पाएगा। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन मूव कैसे होती है, टॉप टू बॉटम में सिंगल डायरेक्शन में मूव हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। द रीज़न इज़ दैट, आप देख लीजिए, अब जो अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई प्रॉब्लम भी होगी तो वो कई बार हिचकिचाएंगे कि हम अपने सुपीरियर से बात करें कि ना करें, और इसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो नहीं हो पाता। लैक ऑफ इनिशिएटिव। अंडर दिस सिस्टम सबऑर्डिनेट्स हैव टू कैरी द ऑर्डर ऑफ देयर सुपीरियर।
Since the orders are enforced strictly, the subordinates are not in a position to offer their suggestions and consequently the spirit of initiative gets weakened. अब देख लीजिए इसमें भी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कई बार वही है, डरते हैं अपने सुपीरियर से कि हम ये चीज़ बोले, उन्हें बस यही हैबिट होती है कि जो उन्होंने ऑर्डर दे दिया हम उसको क्या कर लें, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लें। तो कई बार जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर नॉट इन अ पोजीशन, कई बार उनके माइंड में सजेशंस अच्छे अच्छे होते भी हैं लेकिन उन्हें यही है कि हम बोले कि ना बोले, इसी हिचकिचाहट में कई बार अच्छे सजेशंस अंदर ही रह जाते हैं। तो इस वजह से लैक ऑफ इनिशिएटिव होता है इसके अंदर। नेक्स्ट कम पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज्म। आप देख लीजिए जो पर्सन्स सुपीरियर्स को अपोज नहीं करते वो तो सुपीरियर्स के फेवरेट बन जाते हैं, और जो बंदे अपोज कर दे कि हम नहीं मानते आपकी ये बात या हमें ये बात नहीं पसंद, जिन्हें जो सही का साथ देते हैं, ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, उनकी नज़रों में गिर जाते हैं। तो इसके अंदर जो फेवरेटिज्म के चांसेस है वो भी क्या हो जाते हैं, पार्शियलिटी के चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट कम्स दी एक्सेसिव डिपेंडेंस। और जो सक्सेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो किस चीज़ के ऊपर मेनली डिपेंड करता है, ऑफिसर्स के ऊपर। सो लॉन्ग दीज पीपल रिमेन वर्किंग इन द इंटरप्राइज एवरीथिंग मूव्स ऑन स्मूथली। अब देख लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो किसके कंधों के ऊपर होता है, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं। सपोज़ वो ऑफिशियल्स अगर सारी की सारी डिपेंडेंसी ऑर्गेनाइजेशन की उन्हीं ऑफिशियल्स के ऊपर है, अगर वो ऑफिशियल्स किसी कारणवश एकदम से कंपनी छोड़कर चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई या उनको किसी भी तरह से कंपनी लीव करनी पड़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर होने से क्या होगा, अगर एकदम से वो चला जाए तो क्या होता है, बिल्कुल ही कंपनी डगमगा जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेसिव डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो ये भी क्या हो, डीमेरिट है, क्योंकि इसके अंदर भी जो सारे का सारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने ऐसा बनाया कि जो मेन काम है किनके कंधों के ऊपर है, की मैन के कंधों के ऊपर है। नेक्स्ट कम्स दी मोनोपोली ओवर डिसीजन। अब मोनोपोली में क्या है, ऑल द डिसीजंस इन द एंटरप्राइज आर मोनोपोलाइज। कहने का मतलब है कि कुछ एक लोगों के हाथ में ही है डिसीजंस लेना। मोनोपोली का क्या मतलब होता है, सिंगल पावर इन द मार्केट। इकोनॉमिक्स में आपने ये चीज़ पढ़ी है। तो मोनोपोली ही है यहाँ पर भी डिसीजन, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को तो सिर्फ जो जूनियर्स हैं उनको सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है, कोई सजेशन नहीं वो दे सकते। तो जो मोनोपोली है डिसीजन की, जो कुछ एक ऑफिशियल्स हैं सिर्फ वही क्या करते हैं, पूरी कंपनी के डिसीजन लेते हैं। स्टूडेंट्स ये थी कुछ एक डीमेरिट्स। अब हम बात करेंगे सूटेबिलिटी की, कि जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। बेसिकली जहाँ पर जो बिज़नेस का साइज़ है वो कैसा है, स्मॉल है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ क्या है, कम है, वहाँ पर ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल है। और लास्ट इज जहाँ पर जो बिज़नेस है या तो एक काइंड का है, दैट मीन सिर्फ सिंगल चीज़ में डील कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स जहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड हो रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सूटेबल है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर बस हम इतना ही करेंगे, दैट मीन्स हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कर लिया है। अब इसी जो चैप्टर का सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर जो हमारे 3 रिमेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो कवर करके अपना चैप्टर वाइंड अप कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज और डाउट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग and keep revising.